Good afternoon, students. Myself J. Maju. I'm assistant professor, St. Thomas College, Psychology Department. We are going to learn about research report APS टेल्स. आज हम रिसर्च रिपोर्ट APS टेल्स के बारे में पढ़ेंगे. आप जनरली देखोगे कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इंडिया के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप रिसर्च करते हो या PhD कर रहे हो तो देखा जाता है कि वहाँ पर जो थीसिस होते हैं, जो PhD को लिखा जाता है, उसमें एक मापदंड, एक स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट में लिया जाता है. तो अब इससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं वो अपने अपने नॉर्म्स को फुलफिल करते थे, अपने अपने प्रकार के नॉर्म्स को वो चलाते थे. लेकिन अभी कुछ सालों से ये हो गया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, वो APS स्टाइल पे ही उसको कंप्लीट करना रहता है. इसके कुछ नॉर्म्स हैं, इसके कुछ नॉर्म्स को कुछ स्टैंडर्डाइज किया गया है, उसी के आधार पे उस थीसिस को लिखने का बोला जाता है. तो आज हम देखेंगे कि APS स्टाइल जो रिसर्च रिपोर्ट जो राइटिंग जो है वो है क्या है. तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उस चीज़ को सीख सकते हैं कि किस प्रकार जो है रिसर्च रिपोर्ट को लिखा जाता है. तो यहाँ पर आप देखोगे द रिसर्च रिपोर्ट बिकम ऑफ इट्स रिलेटिव ब्रीफटी differs somewhat from a thesis or descriptions. The following outlines present the sequence of topic covered in a typically research report prepared according to the American Psychological Association publication manual 6th एडिशन 2010. यहाँ पर APA स्टाइल्स मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड एक नॉर्म्स रखा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है. यहाँ पर कुछ स्टेज दिए हुए हैं, उस स्टेज के आधार पर आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे कि पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका टाइटल पेज जो है, फर्स्ट है टाइटल पेज जो है किस प्रकार होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखना है. टाइटल में यहाँ पर आपका दिया हुआ, सबसे पहले तो टाइटल आप लिखोगे उसमें, और टाइटल्स में भी क्या क्या होना चाहिए. यहाँ पर ऑथर्स नेम एंड इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस. जो ऑथर्स रहेंगे, जो PhD कर रहे हैं या जो रिसर्चर रहेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं, किसके अंडर में वो कर रहे हैं, उनके गाइड कौन है, और जो इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसके बारे में किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत वो इस चीज़ को कर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पर ऑथर्स नोट्स आएगा. ऑथर्स नोट्स में वो जो रिसर्चर्स हैं, जो लेखक हैं या जो PhD कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, वो अपने बारे में यहाँ पर बताएंगे. आइडेंटिफाई ईच ऑथर्स डिपार्टमेंटल एफिलिएशंस. यहाँ पर जो ऑथर्स हैं, जो मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने बारे में बताएंगे कि और वो किस डिपार्टमेंट से हैं और किस डिपार्टमेंट के साथ, और उनके गाइड कौन है, उनका रिसर्च सेंटर क्या है, उनके यूनिवर्सिटीज कौन से हैं, किस यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लिखेंगे. आइडेंटिफाई सोर्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स, मतलब वो किसके माध्यम से कर रहे हैं, क्या सोर्सेस हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट्स क्या है. जैसे कई बार होता है JRF निकालिए, कोई स्कॉलरशिप लेके कर रहा है या फिर वो खुद ही कर रहा है. इस प्रकार से आजकल नेट भी है, नेट के माध्यम से हो जाता है, और कुछ मतलब जो टेस्ट किया जाता है, जो मतलब PhD के जो टेस्ट होते हैं उसके माध्यम से भी किया जाता है. वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाते हैं. एक्नॉलेज कंट्रीब्यूशंस, सेकंड नेक्स्ट आ जाएगा एक्नॉलेज contribution of the
आर्टिकल्स मतलब क्या है, मतलब नॉलेज उसके बारे में क्या है, क्या कंट्रीब्यूशंस है, किस प्रकार से है, क्या आर्टिकल्स क्या हैं, उसके बारे में सारी चीजें को यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा गिव कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर इंफॉर्मेशन। जो अभी जो आप इंफॉर्मेशन जो निकाल रहे हैं वो भविष्य में किस प्रकार से वो काम आ सकते हैं उसके बारे में आप ये सारी चीजें इसमें बता सकते हो। तो ये हो गया आपके टाइटल पेज में, ये सारी चीजें को आपको कवर करने होते हैं। ये सारी चीजें जो है एपीएस स्टाइल्स के अंतर्गत आती है और ये सारी चीजों को नॉर्म्स को ध्यान में रख के ये सारी चीजें आपको करना रहता है। तो सेकंड अब आ जाएगा स्टेप एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्ट पर ध्यान देना रहता है। जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट को ध्यान रखोगे। यहाँ पर मिनिमम आपका जो होता है 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स में लिखना होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है छोटा सा सारांश बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है आप जो आपका जो टाइटल है उसके बारे में, उससे संबंधित वेरिएबल्स और उससे संबंधित चीजों के बारे में आपको शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप में लिखना होता है। ये आपको जो है 150 वर्ड से लेकर 200 वर्ड तक होना चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाएगा जो है इस नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन इसको रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च का मेन बॉडी बोला जाता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शंस अब जो आ रहा है, जो पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये रिसर्च के रिपोर्ट राइटिंग के मेन पार्ट्स होंगे। इंट्रोडक्शन है, मेथड्स है, रिजल्ट्स हैं, डिस्कशंस है ना। ये सारी चीजें जो है आपके जो है जो रिसर्च रिपोर्ट की जो है उसकी मेन पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ जाएगा थर्ड में। इंट्रोडक्शन में आप देखोगे सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, आप जिस रिसर्च कर रहे हो या आप जिस पे रिपोर्ट लिखने जा रहे हो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर आपके जो है थीसिस के या पीएचडी थीसिस की जो है टाइटल्स आ जाएंगे वहां पर, उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बैकग्राउंड एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स। उसके क्या है, जैसे कि एक मान के चलो एक थीसिस लिख रहे हैं, उसमें 4-5 वेरिएबल्स है या 3 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, उसके पीछे और कितने लोगों ने उस चीज को स्टडी किया है और उसके बारे में क्या बताया गया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना रहता है। उसके बैकग्राउंड क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स क्या है, उसी के आधार पर आप कोई भी चीजों को जो है बता सकते हो कि इससे संबंधित वेरिएबल्स में इतने सारे अध्ययन हुए हैं और इसके फाइंड आउट ये क्या गया, इसमें ये चीजें सामने आई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पर्पस एंड रैशनल हाइपोथेसिस। यहाँ पर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में थर्ड में जो आएगा पर्पस, क्या पर्पस है इस थीसिस को लिखने का या इस रिपोर्ट का लिखने का, क्या थीसिस हो सकता है, इसकी क्या तर्क संगत है, रैशनल्स क्या है, इसके हाइपोथेसिस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना होता है, बताना होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आप मेथड्स, क्योंकि कोई भी चीज को करने के लिए आपके पास कोई मेथड्स होना चाहिए, अदरवाइज वो चीज सही रूप से सही ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मेथड्स में जो आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कितने वेरिएबल्स हैं, किस प्रकार से है, उसके डिजाइन्स कैसे हैं, वो सारी चीजें आपको पर्टिकुलर चीजों को आपको बताने होंगे कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कितने हैं और किस प्रकार से इंटरेक्शन करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने होंगे, यहाँ पर लिखने होंगे। सेकंड आ जाएगा सैंपलिंग प्रोसीजर। सैंपलिंग प्रोसीजर मतलब कि अगर आप कोई जनसंख्या में कितने जनसंख्या में आप उस चीज को देख रहे हो और वहां से किस प्रकार से कितने रेशियो में आप उस सैंपलिंग कर रहे हो, मतलब वहां पर न्यायदर्श कर रहे हो, पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में आप कितने परसेंटेज जो है उसका सैंपलिंग कर रहे हो। सैंपलिंग करने का तरीका क्या, रैंडमली कर रहे हो, लैटरी कर रहे हो, फिश बॉल कर रहे हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इस सारी चीजों को आपको ध्यान रख के यहाँ पर बताने होंगे कि किस मेथड से यहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं।
सेकंड है, थर्ड है सैंपलिंग साइज, पावर एंड प्रेसिशन, है ना। सैंपलिंग साइज क्या होगा, पावर क्या होगा, और किस प्रकार से आप उस सारी चीजों को डिवाइड करोगे, वो सारी चीजें आप यहां पर देखोगे। नेक्स्ट हो जाएगा एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट, क्या किस प्रकार के एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी कोई भी चीजों को सैंपलिंग पॉपुलेशन में सैंपलिंग करने के बाद फिर उसको आप डाटा कलेक्शन लेते हो तो कोई ना कोई टूल्स या एपरेटस का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पर आप क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो उसके बारे में आपको सारी जानकारी वहां पर देनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो, क्या प्रक्रिया आप चलाओगे कि ये सारी चीजों को आप उसके डाटा को ले सकते हो। तो स्पष्ट रूप से वहां पर बताना पड़ेगा कि आपको आपके जो पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन पे सैंपलिंग किस प्रकार करोगे और किसके माध्यम से करोगे और किस प्रकार से मैथोलॉजी वहां पर इस्तेमाल करके आप वो सारी चीजों को लोगे। ये सारी चीज यहाँ पर देखना होता है। तो ये मैं आपका मेथड्स हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट्स। यहाँ पर रिजल्ट्स के बारे में बताने होंगे आपको। पहला रिजल्ट्स मतलब कि जो भी आप डाटा ले लिए हो, जो सैंपलिंग कर लिए हो, डाटा ले लिए हो, उसके बाद उसका वहां पर डाटा का एनालिसिस करना है, वहां पर उस डाटा का विश्लेषण करना है और उसके आधार पर आप उस सारी चीजों को जो भी चीजें वहां पर फाइंड आउट हो रही है उस चीजों को आप एक ठोस आधार पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स में यहाँ पर आप देखोगे टेबल्स एंड फिगर्स एज एप्रोप्रिएट, है ना। यहाँ पर आपको दिखने में आएगा टेबल्स अलग प्रकार से बनाने हैं, टेबल्स अलग स्पष्ट रूप से बनाने हैं, फिगर्स भी अलग से आपको स्पष्ट रूप से बनाने हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से आप देखोगे ये हर चीज अलग अलग पेज और अलग अलग नंबरिंग होनी चाहिए। इसमें जो भी टेबल्स बनेगा, जो भी फिगर्स बनेंगे, उसमें बराबर नंबरिंग आपको देना है। नंबरिंग के आधार पर सारी चीजों को वहां पर स्पष्ट रूप से नोट्स में लिखा जाता है। और नेक्स्ट हो जाएगा स्टैटिक्स एंड डाटा एनालिसिस। स्टैटिक्स एंड डाटा एनालिसिस भी जब आप करोगे ये भी नंबरिंग के आधार पर होगा, मतलब जो हर डाटा और एनालिसिस, जो भी टेबल, जो भी ग्राफ, सारी चीजें बन रही है उसके नंबर्स होने चाहिए, ताकि वो नंबर्स के आधार पर आप बता सकते हो कि ये जो एनालिसिस है इस हाइपोथेसिस का है या ये इस सब हाइपोथेसिस का है, मतलब वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर एनालिसिस भी देखोगे। यहाँ पर अगर कोई सब विश्लेषण की जरूरत हो रही है या सब कुछ एनालिसिस की जरूरत पड़ी है तो वहां पर भी आप इस सारी चीजों को लिख सकते हो। और नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट फ्लो। यहाँ पर अगर आप कोई पार्टिसिपेंट फ्लो के बारे में भी अगर कुछ फाइंड आउट मिल रहा है तो उसको भी आप स्पेशली रूप से वहां पर दर्शा सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्कशन में यहाँ पर देखोगे कि एक चीज है, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन दे दिए। मैथड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथड्स होने के बाद यहाँ पर आप रिजल्ट निकाल लिए। रिजल्ट को जब आप सॉर्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्कशन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी चीज डाटा को एनालिसिस कराने के बाद, रिजल्ट करने के बाद आपको रिसर्चर को या शोधकर्ता को उसके बारे में डिस्कशन करना रहता है, अपने उसके बारे में लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखोगे सपोर्ट और नॉन सपोर्ट और हाइपोथेसिस, सपोर्ट और नॉन सपोर्ट हाइपोथेसिस। यहाँ पर देखोगे कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, कौन नॉन सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें होता है। उसके बारे में आप जितने भी सब हाइपोथेसिस बनाए या नल हाइपोथेसिस बनाए या मतलब रिसर्च के जितने भी हाइपोथेसिस है उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर कमेंटमेंट कर सकते हो कि किस प्रकार से आप वहां पर ये मतलब सपोर्ट कर रहा है कि नहीं सपोर्ट कर रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप बता सकते हो। नेक्स्ट लिख लो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस। यहाँ पर जितने भी डिस्कशन में पार्ट में ये है कि जो भी रिसर्च आप कर रहे हो वो थ्योरेटिकल है
प्रैक्टिकल है क्या है वहां पर, मतलब इसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप उस चीज को यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में या थ्योरेटिकली कितने प्रकार कितने सपोर्ट कर रहा है उस सारी चीजों को यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर डिस्कशन पॉइंट में ही सी है कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ पर आप निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हो, जो भी आपके टाइटल है रिसर्च के, जो भी टाइटल है उसके अकॉर्डिंग आप जब भी हाइपोथेसिस 1 बाय 1 हाइपोथेसिस को लेकर आप टेस्ट करते हो, उसका डिस्कशन का रिजल्ट निकालते हो, डिस्कशन करते हो और उसके बारे में क्या कंक्लूजन है आप बता सकते हो। यहाँ पर निष्पष्ट रूप से वो सारी चीजें लिखना रहता है। तो ये जो है आपका ये इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन, ये जो है 1 2 3 4 ये मेन पार्ट है आपके रिसर्च के जो रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट के मेन पार्ट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब है कि जहां पर भी आपने रिव्यू लिटरेचर लिया है, कोई भी जर्नल्स में या कोई भी बुक्स में, जितने भी उसके वेरिएबल्स के आधार पे हो, चाहे कोई उससे रिलेटेड हो, सारी चीज़ों को आपने पढ़ा, उसके बारे में लिखा, उसके बारे में आपने वहाँ पर नॉलेज दिया है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर रेफरेंस में लिखना होता है। और ये रेफरेंस में जब भी आप लिखोगे अल्फाबेट और सन वाइज रहता है, उसको ध्यान से वो सारी चीज़ों को लिखना रहता है। नेक्स्ट फिर आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आप देखोगे तो जितने भी आपने यहाँ पर टूल्स, चार्ट्स जितने भी लिखे हैं उसको कैटेगराइज किया जाता है, कौन सा चार्ट कहाँ पर कौन से पेज में है, वो सारी चीजें वहाँ पर आपको देख के वहाँ पर बताना होता है, उसके पीछे लगाना होता है, ताकि जो भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को पढ़ेगा या इस थीसिस को देखेगा तो उसको आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो आप इस सारी चीज़ें इसमें लिखे हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एपीए स्टाइल जो है, अमेरिकन साइकोलॉजी स्टाइल, एक नॉर्म्स है ये, इसके आधार पर ही अभी सारे यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस भी दिया हुआ है कि जो भी पीएचडी और थीसिस लिखा जाएगा एपीए स्टाइल के मापदंड के आधार पर ही लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है और यहाँ पर आप आज का चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।